हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो पिछले वाले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती थी कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते थे इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म, और उसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते थे, क्या होता था, कैथोड या एनोड पे कुछ आयंस डिस्चार्ज करते थे। ओवरऑल कुछ रिडॉक्स चेंज आपको देखने को मिलता था। इसी को हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोल देते हैं। अब देखो कैथोड पे क्या होता है। कैथोड वो इलेक्ट्रोड होती है जहां पे रिडक्शन होगी हमेशा, और एनोड वो होती है जहां पे ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस में पॉजिटिव चार्ज होता है, दे वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैथोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे एंड दे विल गेट रिड्यूस्ड। एनोड पे क्या होगा, एनायंस मूव करेंगे एनोड की तरफ, दे हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, जाएंगे एनोड पे, वहां इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे और पॉसिबली न्यूट्रल स्पीशी में कन्वर्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट कुछ ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे। अब देखिए, जब एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायन सॉल्यूशन में पड़े होते थे, जैसे H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव दोनों सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो कौन सा कैटायन डिस्चार्ज करेगा? वो कैटायन रिड्यूस पहले होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसको रिड्यूस करवाना ज्यादा आसान है। उसको रिड्यूस करवाने के लिए कम एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी, उसको डिस्चार्ज करवाना रिलेटिवली आसान रहेगा, तो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली, जब एक से ज्यादा एनायंस होते थे आपके पास, जैसे Br नेगेटिव और I नेगेटिव, तो वो एनायन पहले ऑक्सीडाइज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और I नेगेटिव की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती थी ओवर Br नेगेटिव, तो I नेगेटिव आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, मतलब उसको डिस्चार्ज करवाना ज्यादा आसान है, डिस्चार्ज करवाने के लिए कम एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। फिर कई केसेस में क्या होता था कि आप सिंपली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल या इन जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे नहीं बता सकते थे डिस्चार्ज पोटेंशियल्स, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल में आपको थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स के साथ साथ काइनेटिक एस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना होता है। कुछ आयंस का डिस्चार्ज होना थर्मोडायनेमिकली एनर्जेटिकली फेवरेबल तो रहता है, बट फिर भी डिस्चार्ज नहीं हो पाते थे। जैसे इन द केस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता था, आप एनोड पे दो रिएक्शंस करवा सकते थे, एक होता था Cl नेगेटिव का डिस्चार्ज और एक होता था वाटर का डिस्चार्ज। तो ये अगर एनोड पे जाएगा तो ये क्लोरीन गैस लिबरेट करता था, और ये अगर एनोड पे जाएगा तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करता था। और हमने ये देखा था कि एनर्जेटिकली वाटर का डिस्चार्ज होना एट एनोड इज एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल। इस प्रोसेस में आपको कम एनर्जी चाहिए होती है देन दिस। फिर भी ये नहीं होता है, हमेशा क्लोराइड डिस्चार्ज करता है, क्लोरीन बनाता है। रीजन क्या रहता था, क्योंकि वाटर का जो डिस्चार्ज होना इज अ काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, बहुत स्लोली डिस्चार्ज करता है, तो आपको इसको डिस्चार्ज करवाने के लिए एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, जिसको कि आप ओवर वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी इलेक्ट्रोलिसिस में। तो आज हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखने हैं कि बेसिकली अगर हम कितना चार्ज पास करवाएं तो हमें कितना कैथोड या एनोड पे सब्सटेंस मिलेगा, तो वो हमें पता लगता है फ्रॉम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो हैं, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दोनों काफी सिमिलर हैं और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिंपल सी इनकी स्टेटमेंट्स हैं और सिंपल लॉजिक से आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हो। अब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कूलम क्या होता है। कूलम तो आपने पढ़ा होगा, चार्ज का यूनिट है ना ये।
कि it is the amount of charge that flows in 1 second when current in the conductor is 1 ampere. ये तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है और जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। फिर हम इसमें टर्म यूज करेंगे 1 फैराडे। 1 फैराडे is the charge on 1 mole of electrons. फैराडे को आपने फैरेड से कंफ्यूज नहीं करना, वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। तो आजकल आपके फिजिक्स में वो भी चल रहा होगा। तो ये फैराडे अलग है, दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कितने कूलम के इक्वल आएगा? 1 फैराडे विल बी इक्वल टू 96500 कूलम। अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, आपने ये याद रख लेना है। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 1 फैराडे अगर चार्ज हमने कैलकुलेट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर दो और मल्टीप्लाई करके देखो, इतना आ जाना चाहिए। तो 1 फैराडे इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले देखते हैं। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या स्टेट करता है कि जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट से कोई चार्ज पास करवाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो कि आप कैथोड या एनोड पे ऑब्टेन करोगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये कैथोड है, राइट वाली एनोड है, और लेट्स से सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव आयंस हैं। अब आप ये देखिए, ये कैटायंस हैं, ये कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, वहां पे n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेंगे और ये रिड्यूस हो जाएंगे। अब अगर आप n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू फ्लो करवाते हो या n फैराडे चार्ज आप सर्किट के थ्रू फ्लो करवाते हो, तो यू कैन ऑब्टेन 1 मोल ऑफ मेटल। यही अगर मैं 2n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू फ्लो करवा दूं या 2n फैराडे चार्ज सर्किट के थ्रू फ्लो करवा दूं, तो आई विल ऑब्टेन 2 मोल्स ऑफ मेटल। तो जितना ज्यादा मैं चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं चार्ज फ्लो करवाता जाऊंगा सर्किट से, जितने ज्यादा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेंगे, उतना ज्यादा मेटल मैं कैथोड पे ऑब्टेन कर सकता हूं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, कि वेट ऑफ सब्सटेंस discharged at respective electrode will be directly proportional to the amount of charge flowing through the circuit. So W will be directly proportional to Q. Q is the charge, W is the weight of the substance discharged. अब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज Z, और Z को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? जब आप 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाओगे सर्किट से, तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू Z। जब Q आपका 1 कूलम हो गया तो वेट ऑफ मेटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू Z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज the weight of substance discharged when 1 coulomb of charge
flows through the circuit या through the electrolyte. बहुत सिंपल है. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को आपने इक्विवेलेंट मास से या इक्विवेलेंट वेट से कंफ्यूज नहीं करना है. तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं. अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ई से डिनोट कर देते हैं. इक्विवेलेंट वेट होगा फॉर अ रेडॉक्स चेंज, इट इज द वेट of substance discharged when 1 Faraday charge flows through the electrolyte. वन फैराडे चार्ज का मतलब क्या है कि आपके सर्किट से 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. आप वही ले लो, कोई मेटल आयन ले लो जिसकी वैलेंसी n पॉजिटिव है, कैथोड पे जा रहा है, n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है और मेटल आपको दे रहा है. देखो n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं फ्लो करवाता हूं या n फैराडे चार्ज अगर मैं फ्लो करवाता हूं तो n फैराडे चार्ज विल गिव मी m ग्राम्स ऑफ मेटल एट कैथोड. बेसिकली ये जो कैपिटल M है ये एटॉमिक मास मैंने ले लिया, एटॉमिक वेट ऑफ जो ये मेटल M है दैट इज m ग्राम्स. अगर 1 फैराडे चार्ज पास करवाऊंगा तो कितना वेट में ऑब्टेन कर सकता हूं? n फैराडे करवाने पे तो m ग्राम अगर ऑब्टेन हो रहा है तो 1 फैराडे करवाने पे m by n ग्राम्स ऑफ मेटल ऑब्टेन होगा. और यही क्या है? यही आपका इक्विवेलेंट वेट है बाय डेफिनेशन. तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इट विल बी एटॉमिक वेट अपॉन n. n आपका क्या बन जाएगा? बैलेंस फैक्टर. ये तो क्योंकि मैंने एक मेटल लिया है, अगर कोई भी मान लो कोई सब्सटेंस होता, कोई आयन भी होता तो एटॉमिक वेट की जगह मॉलिक्यूलर वेट आ जाता. ठीक है. और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से ये कैसे रिलेटेड है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता था कि 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाने पे कितना मेटल आप ऑब्टेन कर सकते हो. देखो 1 फैराडे चार्ज का मतलब क्या है कि 96500 कूलम चार्ज जब आप फ्लो करवाओगे तो कैथोड पे आप इतना मेटल ऑब्टेन कर सकते हो. यही अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करवाऊं तो 1 कूलम चार्ज पास करवाने पे आई विल गेट m by n इंटू 96500 कूलम ग्राम्स ऑफ मेटल. तो बाय डेफिनेशन 1 कूलम चार्ज पास करवाने से जो वेट ऑफ मेटल या वेट ऑफ सब्सटेंस आप इलेक्ट्रोड पे ऑब्टेन करते थे वही आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता था. तो आप देखिए ये क्या बन गया, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो इसको मैं लिख देता हूं Z. तो Z विल बी इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है. m by n क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट हो गया. और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से कैसे रिलेटेड है? इस तरीके से Z विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500. जब भी आपने इसके क्वेश्चंस करने हैं कोई ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, सिंपल लॉजिक से, सिंपल कंसेप्ट से आपने बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, इतना क्लियर है? आप प्रॉपरली नोट्स बनाते जाओ. अब इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए आप डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करते थे. इक्विवेलेंट वेट आपका होता था
मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। अब वैलेंस फैक्टर जो था डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट आता था। बेसिस के लिए क्या होता था, उसकी एसिडिटी, जैसे NaOH के लिए वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना आएगा, 2 आएगा। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितना आएगा, 3 आएगा। एसिड्स के लिए क्या होता था वैलेंस फैक्टर, उनकी बेसिसिटी, जैसे HCl के लिए 1 है, H2SO4 के लिए 2H पॉजिटिव ये लूज कर सकता है तो इसका वैलेंस फैक्टर 2 आएगा। और H3PO4 विच इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसके लिए क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा, H3PO3 दिस इज फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये आप हमेशा गलत करते हो, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होती, ऑल 3 हाइड्रोजन्स आर नॉट रिप्लेसेबल, सिर्फ इसमें 2 ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स होते हैं, 2 ही हाइड्रोजन्स आयनाइज हो सकते हैं। इसकी बेसिसिटी 2 आती है और इसकी बेसिसिटी 1 आती है। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, इनऑर्गेनिक में भी आता है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा होता है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर देखो तो इस तरीके के आएंगे। द हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड विद फॉस्फोरस दिस विल नॉट बी आयनाइजेबल। यही जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं यही आयनाइज होते हैं, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 2 है। H3PO2 के लिए ये आएगा और H3PO4 में ये आएगा। तो बेसिस के लिए हो गया, एसिड्स के लिए हो गया। सॉल्ट्स के लिए क्या होगा, चार्ज ऑन, टोटल चार्ज ऑन कैटायंस देख लो और एनायंस देख लो। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट का जो वैलेंस फैक्टर आएगा दैट विल बी 3, दैट विल बी 6। क्यों, आप कैटायंस पे चार्ज देखो, 2 एल्यूमिनियम आयंस हैं तो टोटल चार्ज कितना हो गया, +6 हो गया। या एनायंस देख लो, सल्फेट आयंस हैं कितने हैं, 3 है तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -6। तो या तो टोटल चार्ज ऑन कैटायंस देख लिया करो या टोटल चार्ज ऑन एनायंस देख लिया करो, सेम ही बात है। बेसिस, एसिड, सॉल्ट्स के लिए हो गया। किसी भी रिडॉक्स चेंज में या जितने भी हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करवाएंगे तो बैलेंस फैक्टर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज्ड, कितने गेन या लॉस हुए हैं पर मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो ये लास्ट वाला हमारे लिए सबसे ज्यादा यूज होना है इस चैप्टर में। ओके, ये हो गया। अच्छा, आपने बैलेंस फैक्टर तो कैलकुलेट कर लिया, बैलेंस फैक्टर से फर्दर आप ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राम इक्विवेलेंट्स बिल्कुल मोल्स की तरह होते हैं, बस दोनों रिलेटेड रहते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट करते हो ना, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट्स आप कैलकुलेट करते हो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अब आप ये देखिए मोलर मास और इक्विवेलेंट वेट किस तरीके से रिलेटेड है। इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास बाय n। तो आप इन दोनों की रेशियो लो और देखो
कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं दोज विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू n। तो यूजुअली n जो होता है वो 1 से ज्यादा आता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा मोल से ज्यादा ही आएंगे। तो ऐसे ही आप नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को भी रिलेट करते थे। नॉर्मेलिटी लाइक मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी होती थी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल्स में आपको रिलेशन पता है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी पता लग जाएगा कि नॉर्मेलिटी विल बी मोलैरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। तो ये सिंपल से रिलेशंस होते हैं, बट क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होते हैं, तो ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फायदा ये रहता है, मोल्स ऑफ ऑक्सीडेंट मोल्स ऑफ रिडक्टेंट के इक्वल नहीं होते। तो अगर आप मोल्स ऑफ ऑक्सीडेंट को रिडक्टेंट के साथ रिलेट करना चाहते हो तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ती है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है और फिर मोल्स को कंपेयर करना पड़ता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ फायदा क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है will always be equal to the gram equivalents of reductant। तो आपको रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं होती, बस बैलेंस फैक्टर पता होने चाहिए। तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चंस आपके रिलेटिवली जल्दी हो जाएंगे। या इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि जैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस which is discharging at cathode will be equal to the gram equivalents of the substance which will be discharging at anode। gram equivalents discharged at anode। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी आगे। देखो ये कंसेप्ट देखो कहाँ से शुरू हुआ था। आप क्लास 11th में मोल कंसेप्ट में सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स आए, फिर रिडॉक्स में आए, उसमें हमने काफी यूज किए, और फिर अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पूरा ग्राम इक्विवेलेंट्स और मोल, तो ये पूरा ही फिजिकल केमिस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होता ही होता है। तो अब आगे देखते हैं फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब आप एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को सीरीज में लगा देते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को वोल्टामीटर्स भी कहा जाता है। वोल्टामीटर्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, बुक्स में दिया रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में आप डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन करोगे, उनकी जो रेशियो आएगी दैट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ये स्टेटमेंट है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स connected in series, the masses of the substances produced at respective electrodes will be directly proportional to their equivalent weights। ठीक है, स्कूल के लिए याद रख लेना, अब समझ लो इसको क्या है।
मैं कॉपी कर लेता हूं। तो ये जादू हो गया है। ये हमारे पास 3 वोल्टामीटर्स आ गए हैं, सीरीज में लगे हुए, बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से पास करेगा और सेम चार्ज फ्लो करेगा थ्रू दीज 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग लिया है, एक में AgNO3 है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है और तीसरे में ऑरिक क्लोराइड है। तो तीनों में कैथोड पे डिफरेंट आयंस डिस्चार्ज करेंगे। अब क्या क्या होगा, इसमें कैथोड पे Ag पॉजिटिव जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे और सिल्वर बनाएंगे। दूसरे वाले में क्या होगा कि Cu2 पॉजिटिव विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और कॉपर बनाएगा। और थर्ड में क्या होगा, Au3 पॉजिटिव आयंस विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स और वो गोल्ड बनाएंगे। इतना आप समझते हो। 1 मोल ऑफ सिल्वर ऑब्टेन करवाने के लिए आपको 1 फैराडे चार्ज चाहिए, 1 मोल ऑफ कॉपर ऑब्टेन करने के लिए आपको 2 फैराडे चार्ज चाहिए और 1 मोल ऑफ गोल्ड ऑब्टेन करने के लिए आपको 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 3 फैराडे चार्ज चाहिए। फैराडे क्या होता था, 1 फैराडे इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब लेट्स से मैंने इन तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से n फैराडे चार्ज फ्लो करवा दिया। when n Faraday charge flows through the circuit, क्या होगा, कितना वेट ऑफ सिल्वर आप ऑब्टेन करोगे। देखो 1 फैराडे पास करवाने पे आप 1 मोल ऑफ सिल्वर ऑब्टेन करते थे, तो n फैराडे करवाने पे कितना मिलेगा आपको, n मोल्स ऑफ सिल्वर मिल जाएगा। अब n मोल्स ऑफ सिल्वर का वेट कितना होगा, सिल्वर का एटॉमिक वेट लेट्स से Ma ले लो, यहां पे लिख देता हूं Ma इज द वेट ऑफ द molecular atomic weight of the metal in voltameter A. सिमिलरली ऐसे MB और ऐसी MC। अब सेकंड वाले वोल्टामीटर में वेट ऑफ कॉपर आप कितना ऑब्टेन करोगे। देखो 1 फैराडे पास करवाने पे आपको हाफ मोल कॉपर ही मिल पाएगा। 2 फैराडे करवाते थे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप फ्लो करवाओगे तब जाके 1 मोल ऑफ कॉपर मिलेगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आप अगर फ्लो करवाओगे सर्किट से तब हाफ मोल कॉपर मिलेगा। अब n फैराडे चार्ज या n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, तो कितना कॉपर आप ऑब्टेन कर पाओगे, n/2 मोल्स ऑफ कॉपर। और n/2 मोल्स ऑफ कॉपर का वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इनटू द नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली थर्ड वाले में कितना आप गोल्ड ऑब्टेन कर पाओगे एट कैथोड। 3 फैराडे पास करवाने पे 1 मोल ऑफ गोल्ड मिलता है आपको, 1 फैराडे करवाने पे आपको 1/3 मोल्स ऑफ गोल्ड मिलेगा और n फैराडे करवाने पे आपको n/3 मोल्स ऑफ गोल्ड मिलेगा। अब 1/3 मोल्स ऑफ गोल्ड का वेट कितना होगा इनटू इट्स एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अब ये चीज देखिए, सिल्वर के लिए तो इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट सेम ही होगा, तो दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, दिस इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट ऑफ copper, this is nothing but equivalent weight of gold। तो आप ये बोल सकते हो कि weight of metal deposited upon equivalent weight वो तीनों वोल्टामीटर्स के लिए सेम आ रहा है। weight of gold upon equivalent weight of gold deposited upon equivalent weight of gold n।
यही हमारा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था। कैसे? When same quantity of electricity is passed through the solutions of different electrolytes, connected in series, the masses of the substances obtained at respective electrodes are directly proportional to their equivalent weights. यही तो हुआ है कि जो weights की रेशियो आई है in different voltameters वो सेम है as the equivalent weights of the metals जो हमने obtain किए हैं at cathode. क्लियर है? ठीक है, टू समराइज हम ये बोलते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जो हमने वेट ऑफ मेटल ऑब्टेन किए हैं या वेट ऑफ सब्सटेंस जो डिस्चार्ज हुआ है उसकी रेशियो सेम है एज दैट ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स। ये बोला जा सकता है। इसको इस तरीके से भी मैं बोल सकता हूं कि जो वेट्स की रेशियो आएगी दैट विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। अब ऐसा क्यों? आप WA/WB ये बोल सकते हैं ना, इट इज इक्वल टू EA/EB। WA क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड इन वोल्टामीटर A, और EA क्या है? इट इज इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे रिलेटेड होते थे? Z was equal to equivalent weight अपॉन 96500 ये होता था। तो अब खुद देख लो, ये को मैं लिख सकता हूं इट इज ZA इंटू 96500 और इसको ZB इंटू 96500 कैंसल आउट हो गए। तो अल्टीमेटली क्या बना कि जो मैं वेट्स ऑफ मेटल ऑब्टेन करूंगा या वेट ऑफ सब्सटेंसेस जो मैं ऑब्टेन करूंगा डिफरेंट वोल्टामीटर्स में एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो किस रेशियो में आएंगे? वो इक्विवेलेंट वेट्स की रेशियो भी आप ले सकते हो और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स की भी रेशियो ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको बता दिया पूरा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हमें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी रियलाइज ही नहीं होगा कि ये पढ़ने का कुछ फायदा है। ठीक है, तो फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्लियर हो गया। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द टोटल चार्ज इन कूलम्स ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ नाइट्राइड आयन। 1 ग्राम आयन का मतलब ये है कि आपके पास 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन्स हैं। अब इसमें क्या मुश्किल है? देखो 1 मोल ऑफ नाइट्राइड आयन्स पे 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। दिस मीन्स 3 फैराडे चार्ज होगा उस पे। तो कूलम में निकालना तो 3 × 96500 कूलम कर दो, इतना टोटल चार्ज होगा। बहुत सिंपल है ये तो। नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द पैसेज ऑफ 0.1 फैराडे ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al3 पॉजिटिव आयंस होंगे जो कि कैथोड पे जाएंगे। अब इन्होंने अगर डिस्चार्ज होना है तो इनको 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब जाके ये आपको 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम देंगे। तो आप सिंपली ये देखो 3 फैराडे चार्ज कैन गिव यू 27 ग्राम्स एल्यूमिनियम। आपने कितना करवाया? आपने 0.1 फैराडे चार्ज करवाया, तो 27/3 इंटू 0.1, ये कितनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, इसको कर लो, आंसर आपका 0.9 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कैल्शियम विल बी डिपॉजिटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय अ करंट 25 मिली एम्प्स फ्लोइंग फॉर 60 सेकेंड्स। तो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम आयन अपनी कैथोड पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तब जाके कैल्शियम एटम बनेगा। बेसिकली अगर 2 फैराडे चार्ज आप पास करवाओगे, 2 फैराडे चार्ज कैन गिव यू 1 मोल कैल्शियम। ठीक है,
अब हमें चार्ज डायरेक्टली तो दिया नहीं हुआ, हमें करंट दिया हुआ है कितना 25 मिली एम्प्स, टाइम दिया हुआ 60 सेकेंड्स। चार्ज निकाल लोगे I इंटू टी कूलम्स में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज जब आप पास करवाओगे तो यू कैन ऑब्टेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स। और जब आपने Q कूलम चार्ज पास करवाया है तो कितने नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स आप ऑब्टेन करोगे इनटू Q। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे से तो गलत हो जाती है। ठीक है, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए आपका 4.68 इंटू 10⁻18 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट करंट स्ट्रेंथ इन एम्पियर्स विल बी रिक्वायर्ड to liberate 10 grams of bromine from KBr solution in half an hour। तो आपने ब्रोमाइड को बेसिकली ऑक्सीडाइज करवाना है टू ब्रोमीन, टू मोल्स ऑफ ब्रोमाइड एनोड पे जाएंगे, ब्रोमीन बनाएंगे और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। तो आप ये देखो जब 2 फैराडे चार्ज सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा तब जाके आपके पास 1 मोल ऑफ ब्रोमीन मिलेगा। अच्छा, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 होता है। तो 2 फैराडे चार्ज, सॉरी इस बार आपने चार्ज निकालना है, बेसिकली करंट निकालना है ना। तो 1 मोल ऑफ Br2 का वेट कितना हो गया 160 ग्राम्स हो गया। 160 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन ऑब्टेन करने के लिए आपको 2 फैराडे चार्ज चाहिए होता है। आपने कितना ऑब्टेन करना है 10 ग्राम्स ब्रोमीन ऑब्टेन करना है। 10 ग्राम्स ऑफ ब्रोमीन के लिए यू नीड टू हैव 2/160 इंटू 10, इतना फैराडे चार्ज चाहिए। इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया, इतना कूलम चार्ज चाहिए। अभी आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हो, कुछ करंट फ्लो करवाओगे, कितने टाइम के लिए करवा रहे हो, आधे घंटे के लिए करवा रहे हो, 30 मिनट्स के लिए करवा रहे हो, उसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लो और कैलकुलेशन खुद से करनी है। ओके, तो करंट आपको पता चल जाएगा और करंट आपका आना चाहिए 6.7 एम्पियर्स। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। आपके पास AgNO3 है, कॉपर सल्फेट है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बिस्मथ सल्फेट। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू इलेक्ट्रोलाइज सेपरेटली 1 मोलर सॉल्यूशंस ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स विल बी। सबका 1 मोलर सॉल्यूशन है आपके पास, कितनी कितनी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। यहाँ पे मोलर की जगह ना आपको दिया होना चाहिए कि स्पेसिफिकली यू हैव टेकन 1 मोल ऑफ दिस सॉल्ट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कितना कितना फैराडे चार्ज चाहिए होगा टू ऑब्टेन द मेटल्स। तो Ag पॉजिटिव के लिए तो आप समझते हो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर अगर आप बनाना चाहते हो तो 1 फैराडे चार्ज पास करवाओगे। कॉपर सल्फेट में Cu2 पॉजिटिव होगा, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और तब जाके कॉपर मिलेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड में यू विल हैव Al3 पॉजिटिव जो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एल्यूमिनियम बनाएगा। और बिस्मथ सल्फेट में भी कुछ ऐसा ही है कि Bi3 पॉजिटिव विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके ये आपको बिस्मथ देगा। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आपने इलेक्ट्रोलाइज करवाना है तो कितना कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए होगी
तो इसके लिए तो सिंपल है, 1 फैराडे आ जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 फैराडे हो जाएगा। और इसके लिए कितना हो जाएगा, 3 फैराडे हो जाएगा। बट बिस्मथ सल्फेट में आपको ये देखना पड़ेगा कि यू विल हैव 1 मोल ऑफ बिस्मथ सल्फेट विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ Bi3 पॉजिटिव आयंस। तो 1 मोल ऑफ Bi3 पॉजिटिव आयंस को डिस्चार्ज करने के लिए आपको 3 फैराडे चार्ज चाहिए था। तो 2 मोल्स ऑफ Ba3 पॉजिटिव के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए होगा, 6 फैराडे। तो इसके लिए तो 1 फैराडे आ गया, इसके लिए 2 फैराडे आ गया, इसके लिए 3 फैराडे आ गया, और इसके लिए 6 फैराडे आएगा। ओके, तो आप आंसर देख लो क्या बनेगा, ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ अ गैस measured at NTP is liberated at anode from the electrolysis of Na2SO4 solution by passing a current of 5 ampere for 3 minutes 13 seconds। आपने Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन लिया है, एक्वा सॉल्यूशन ही होगा, तो जिसमें कि आपके पास Na पॉजिटिव आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे, और इसके अलावा H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव आयंस जो कि वाटर से आपको मिलेंगे। तो बेसिकली कैथोड पे तो आपको पता है Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ एनोड के बारे में पूछा है। एनोड पे कौन जाएगा, सल्फेट नहीं जाता, हाइड्रोक्साइड जाएगा ना। हाइड्रोक्साइड या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस सेम ही चीज है, आप ये रिएक्शन लिख लो। या ये लिख लो, ये सेम ही बात बताती है। मतलब हाइड्रोक्साइड चाहे एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाए या वाटर जाके ऑक्सीडाइज हो जाए, तो 1 मोल ऑफ O2 बनाने के लिए आपको 4 फैराडे चार्ज चाहिए ही होगा। ओके, आप इतना समझो, ऑक्सीजन पहले -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब किस में आ रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। और O2 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप 2 से चेंज कर रहे हो, तो यू विल बी नीडिंग 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली कहानी ये है कि 4 फैराडे चार्ज पास करवाने पे you will obtain 1 mole of O2 at anode। ठीक है, अब आपने कितना चार्ज फ्लो करवाया है, करंट इज 5 एम्पियर्स, टाइम कितना है 3 मिनट्स 180 मिनट्स प्लस 13 193 सेकेंड्स। चार्ज आपको पता लगे ना, इतना आ गया। तो 4 into 96500 कूलम चार्ज can give you 22400 ml of O2 at NTP। गलत तो नहीं लिखा मैंने, 4 फैराडे चार्ज आप पास करवाते थे तब जाके आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलती थी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा, 22400 ml एट NTP। 4 फैराडे चार्ज कितना होगा, कूलम में कन्वर्ट कर लिया, 4 into 96500 कूलम। अब इतना कूलम चार्ज आपने फ्लो करवाया है, 5 into 193 कूलम। तो आप बताइए कितनी वॉल्यूम ऑब्टेन करोगे, बस कैलकुलेशन ही तो बची हैं। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि what current is to be passed for 0.25 seconds for the deposition of a certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent। देखो आपको ये बोला गया है कि कितना आप करंट पास करवाओगे इतने टाइम के लिए, बेसिकली कितना चार्ज पास करवाओगे टू डिपॉजिट द चलिए तो आगे देखते हैं
what current is to be passed for 0.25 second for the deposition of a certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो. इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट जितना आपने वेट ऑफ मेटल को डिपॉजिट करवाना है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता था, ये बाय डेफिनेशन ही क्या है, वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड या वेट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज्ड व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो Z वेट जितना आपने अगर मेटल को डिपॉजिट करवाना है तो चार्ज कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए. तो दिस विल बी इक्वल टू I इंटू टी. करंट कितना हो गया, इट विल बी 1/T. और टाइम आपको दिया हुआ है दैट इज 0.25. तो करंट कितना आ गया आपका 4 एम्पियर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड to reduce 12.3 grams of nitrobenzene to aniline assuming 50% current efficiency. अब नाइट्रोबेंजीन क्या होती है, नाइट्रोबेंजीन इज दिस. इसको आप रिड्यूस कर रहे हो टू एनाइलिन. अब रिड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप निकालो. देखो इस रिडक्शन में, इस रिएक्शन को करवाने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए. आप अगर देखोगे नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी और यहां अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगी. तो दिस मीन्स नाइट्रोबेंजीन हैज टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो इसमें एनाइलिन में कन्वर्ट हो सकता है. तो हमें ये पता लग गया 1 mole of nitrobenzene requires 6 Faraday charge to get reduced. नाइट्रोबेंजीन का आप मोलर मास निकाल लो, शायद 123 ग्राम्स आएगा. ठीक है, तो यू हैव टेकन 12.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन. दिस मीन्स यू नीड टू रिड्यूस 0.1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन. तो इसके लिए आपको कितना फैराडे चार्ज चाहिए, 0.6 फैराडे चार्ज चाहिए होगा. तो दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, 0.6 into 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड. नाउ द एफिशिएंसी ऑफ द करंट इज 50%. मतलब जितना भी आप करंट फ्लो करवा रहे हो, जितना भी चार्ज आप फ्लो करवा रहे हो, उसका 50% ही एक्चुअल में यूज हो रहा है. इतना रिक्वायर्ड है, तो आपको टोटल कितना फ्लो करवाना पड़ेगा. तो चार्ज that needs to be supplied will be equal to charge required upon efficiency. या आप ये बोलो कि चार्ज जितना भी आप सप्लाई कर रहे हो इनटू एफिशिएंसी करो, तो वो चार्ज रिक्वायर्ड के इक्वल होना चाहिए. तो आपने 0.6 into 96500 कूलम इतना आपको रिक्वायर्ड था. करंट की एफिशिएंसी 0.5% है, आधा ही है. तो आपको बेसिकली इससे डबल चार्ज फ्लो करवाना पड़ेगा. तो वो आप देख लो, इट विल बी 1.2 into 96500 कूलम. This much amount of charge has to be supplied to reduce 12.3 grams of nitrobenzene to aniline. Okay? जिन बच्चों ने सॉल्यूशन सीधा देख लिया है बहुत अच्छी बात है, बट मैं सजेस्ट यही करूंगा कि हमेशा आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करते, क्योंकि अगर ये मैं नहीं करवाता आपको क्वेश्चन तो 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ने पक्का मेरे से डाउट पूछना था डाउट सेशन में. नेक्स्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 आपने इलेक्ट्रोलाइज किया है बाय पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O2. देखो डाइल्यूट H2SO4 जब आपने लिया, वो इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है, वाटर है, सल्फेट है. सल्फेट कभी भी डिस्चार्ज नहीं करता. क्या होगा, एनोड पे तो एक ही रिएक्शन हो सकती है, water will get discharged, water will start to get oxidized.
ऑक्सीजन बनेगी किस तरीके से, जो बेसिकली ऑक्साइड है वो O2 बनाएगा। रिएक्शन ये बैलेंस करनी है आपने, ये करनी आनी चाहिए आपको। तो आप इतना समझते हो, हाफ मोल ऑफ O2 बनाने के लिए आपको 2 फैराडे चार्ज चाहिए। या अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताया था मैंने कि 1 मोल ऑफ O2 के लिए आपको 4 फैराडे चार्ज चाहिए, ठीक है। तो टू प्रिपेयर 1 मोल O2 you need 4 Faraday charge. तो here you are preparing 0.5 moles of O2. तो 0.5 मोल ऑफ O2 के लिए you will be needing 2 Faraday charge, और उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना कूलम चार्ज चाहिए आपको। अब ये आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हो? यू आर पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। कितने टाइम के लिए करोगे वो आप निकाल लोगे, ठीक है। ये भी इजी है क्वेश्चन। तो बस ये आज का लेक्चर था। बाकी के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, और जो भी डाउट होगा वो डाउट सेशन में देखेंगे, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अपेंड कर दूंगा। थैंक यू।